नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज रैली रिपोर्ट में हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना मुर्मू सोरेन की। झारखंड की राजनीति में यह हेलीकॉप्टर जिस आदिवासी महिला नेता को लेकर उतर रहा है, राजनीति में उनका तजुर्बा 2 महीने का ही है। पति हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद कल्पना की लड़ाई हर मोर्चे पर अकेले की हो गई है। हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एक अकेली कल्पना जेल में डाल देने के मोदी राज के खौफ का मुकाबला जनता के बीच जाकर कर रही हैं। इंडिया गठबंधन और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। इस चुनाव में कल्पना सोरेन खुद भी गिरिडीह के गांडे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी को 11 सीटें गई थीं। वो भी एक लोकप्रिय नेता है और लोकप्रिय होने के साथ साथ वो भी जन कल्याण का कार्य कर रहे थे। तो पूरे देश में ये पहली बार हुआ है कि बैठे मनोनीत मुख्यमंत्रियों को, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का प्रयास किया है। अगर आपकी आवाज अपने हक के लिए, अपने अधिकार को लड़ने के लिए, अपने उसको छीनने के लिए, ताकत लेने के लिए अगर आप उठाइएगा तो केंद्र में बैठे हुए जितने लोग हैं आपको कुचलने का प्रयास करेंगे, आपको दबाने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आदिवासियों को इन लोगों ने कीड़ा समझ के रखा हुआ है। इनको ये लगता है कि इनकी आवाज नहीं है, इनमें दम नहीं है। आप लोगों को ये तय करना है कि आदिवासी की आवाज को यहाँ से आपने पहले भी भेजा था, लेकिन क्या करें, उन्होंने अपना जगह बदल दिया। और इंडिया गठबंधन में आज हमारे प्रत्याशी के रूप में ये खड़ी हुई है, तो आपको इनको मजबूती देनी है। इनको मजबूती दीजिएगा तो आप हेमंत सोरेन जी को जिताइएगा। इनको मजबूती दीजिएगा तो विशु गुरु शिबू सोरेन जी को मजबूती दीजिएगा। आप इनको मजबूती दीजिएगा तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आप मदद करिएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप दोनों हाथ उठा करके बोलिए कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, 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 जेल का ताला टूटेगा। हेमंत सोरेन छूटेगा। कल्पना मुर्मू सोरेन के पति हेमंत सोरेन 30 जनवरी तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। मोदी राज में विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, मगर इस चुनाव में हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए। तब भी मीडिया में हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष की बात बहुत कम हुई। दिल्ली में होने के कारण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की काफी चर्चा हुई, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी योगदान रहा कि उन्होंने हर दिन इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाया। इन दिनों सौरभ भारद्वाज वॉशिंग मशीन लेकर बता रहे हैं कि कैसे ईडी के केस के बाद नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाता है और वहां से सफेद होकर निकल आता है। प्रधानमंत्री मोदी ईडी के बचाव में कहते हैं कि केवल 3% मामलों में राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन यह नहीं बताते कि जितनी भी कार्रवाई नेताओं के खिलाफ हुई है उनमें 90% से अधिक नेता विपक्ष के ही हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखिए कितने साफ सुथरे संतरी रंग की टी शर्ट में बाहर आए। उनके झूठ बोलने की अदाकारी को देश पसंद करता है, वो अलग बात है, लेकिन यह सच है कि ईडी जितनी तेजी से विपक्षी नेताओं के नौकरों के घर तक पहुंच जाती है उसे बीजेपी के नेताओं का पता तक नहीं चलता। यही कारण है कि विपक्ष के नेता भाग भाग कर बीजेपी में जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं टूटा। इस दौर में मीडिया मोदी को हीरो बनाने के लिए पहला सवाल यही पूछता है, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? लेकिन एक सवाल नहीं पूछा जाता कि आप काम की बात क्यों नहीं करते, अग्निवीर का नाम क्यों नहीं लेते, कश्मीर की 3 सीटों और लद्दाख की 1 सीट पर प्रचार करने क्यों नहीं गए, चुनाव भी नहीं लड़ा कश्मीर की 3 सीटों पर,
मणिपुर नहीं गए, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखिए, लगता है किसी कथावाचक बाबा का इंटरव्यू चल रहा है, प्रधानमंत्री का नहीं। राजनीति की बात है, इसलिए रैली रिपोर्ट में इन संदर्भों का जिक्र आता जाता रहेगा, तभी आप कल्पना सोरेन के संघर्ष को समझ पाएंगे। हेमंत सोरेन के जेल जाने के समय चर्चा चली कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन नहीं बनाई गई। पार्टी के पुराने धाकड़ नेता चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए और अभी तक सरकार चला रहे हैं। इसी बात पर आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा की कितनी चर्चा सुनी होगी कि यह पार्टी तो गजब है, परिवार के बाहर के नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, टूटती भी नहीं है और नया नेता सरकार भी चला रहा है। चंपई सोरेन का कितना इंटरव्यू आपने मीडिया में देखा होगा, उनमें कोई पत्रकार क्या कोई हीरो देखता है? चंपई सोरेन तो हेमंत सोरेन के परिवार के भी नहीं। मीडिया की रिपोर्ट से आपको कम जानकारी मिलेगी कि यह पार्टी ईडी के आतंक का मुकाबला कैसे कर रही है। मीडिया तो इस पर भी बात नहीं करता कि हेमंत सोरेन ने प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और अशोक चव्हाण का रास्ता क्यों नहीं चुना। हेमंत जेल चले गए मगर समझौता नहीं किया। दिल्ली का एलिट क्लास और वहां से चलने वाला मीडिया हमेशा क्षेत्रीय दलों को अपराधियों और भ्रष्टाचारियों और कभी भी खरीद लिए जाने वाले गिरोह के रूप में देखता है, राजनीतिक दल के रूप में नहीं। उनके नेताओं को जेल में डालने और उनकी पार्टी तोड़ लिए जाने को सामान्य मान लेता है, देश के विकास के लिए जरूरी मान लेता है। उस हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने भीतर नेतृत्व का बदलाव भी किया, सरकार भी चल रही है और एक नया नेता पैदा कर दिया जिनका नाम कल्पना सोरेन है। और आज हम अपनी रैली रिपोर्ट में इनकी सभाओं की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन बाहर होते तो झारखंड की 14 सीटों पर बीजेपी का क्या हाल होता, शायद प्रधानमंत्री मोदी को यह पता होगा, इसलिए रास्ता साफ करने के लिए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया होगा। हेमंत सोरेन चाहते तो प्रफुल्ल पटेल को फोन कर पूछ सकते थे कि आप पर बीजेपी ने दाऊद के साथी इकबाल मिर्ची से मिले होने का आरोप लगाया और आप उसी के गठबंधन में चले गए, यह सब कैसे हो गया, कुछ हमारा भी जुगाड़ करवाइए। लेकिन यह जानते हुए भी कि ईडी के मामले में जमानत नहीं मिलती है, हेमंत सोरेन ने जेल जाने का रास्ता चुन लिया। मीडिया का दिल्ली को लेकर पूर्वाग्रह तो रहता ही है और यह दोहरा तब और हो जाता है जब सत्ता का आतंक झेलने वाला कोई नेता आदिवासी होता है, दलित होता है। कल्पना सोरेन हर तरह के खांचे को तोड़ती हैं, फिर भी उनके संघर्ष में किसी को कहानी नजर नहीं आती। गोदी मीडिया की कल्पना की यह हालत हो गई है कि उसमें केवल मोदी मोदी हैं, मोदी के आंसू हैं और मोदी के झूठ उड़ान भर रहे हैं। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले कल्पना सोरेन ने हेलीकॉप्टर की उड़ान तो जरूर भरी होगी, लेकिन पति के जेल जाने के बाद राजनीति के मैदान में कल्पना इस हेलीकॉप्टर से अकेले उतर रही हैं, अकेले उड़ रही हैं। उनका हेलीकॉप्टर झारखंड की उस आबादी के बीच उतरता है जिसके जंगलों पर दिल्ली और उसके उद्योगपतियों की नजर रहती है। जहां के जंगलों पर अपना हक समझने वाले उद्योगपतियों के हेलीकॉप्टर आसानी से उतर जाया करते हैं, वहां एक आदिवासी महिला का हेलीकॉप्टर चुनावी मैदान में उतर रहा है। कल्पना के बाहर निकलते ही लोग उत्साहित हो जाते हैं, वे उन्हें पहचानते भी हैं। कल्पना का यह राजनीतिक जीवन 2 महीना पुराना है, लेकिन वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से तुरंत ही सहज हो जाती हैं, उनके साथ हेलीकॉप्टर देखने आई जनता के नजदीक चली जाती हैं। 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस था। उस दिन पहली बार कल्पना मुर्मू सोरेन ने भाषण दिया। वो कल्पना का पहला राजनीतिक भाषण बताया जा रहा है। उसके बाद जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की सभा हुई और फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई, तो कल्पना अपने राजनीतिक जीवन का केवल 5वां और 6ठा भाषण दे रही थीं। इंडिया गठबंधन के 6 कार्यक्रमों में कल्पना ने भाषण दिया है, फिर भी पहला भाषण पहला ही होता है। उसकी झलक देखिए। इन लोगों की सोच इतनी गंदी है कि इन्होंने ये नहीं देखा कि जो एक झारखंडी अपने राज्यवासियों के लिए काम कर रहा है, उसको झुकाने का मतलब, उसको जेल में डालने का मतलब हर एक झारखंडियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आपने हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान
आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में इसका करारा जवाब मिलेगा। आज का दिन आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भावुक से। एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसू के साथ मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार मृत हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अरे जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। कल्पना सोरेन अभी तक 40 के करीब नुक्कड़ सभाएं कर चुकी हैं, 25 के आसपास बड़ी सभाएं। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं और संथाल आदिवासी हैं, मगर पिता सेना में कैप्टन थे तो उनका जन्म पंजाब के कपूरथला में हुआ। संथाली भाषा खूब बोलती हैं, लेकिन ओडिया, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भी धारा प्रभाव बोल लेती हैं। पढ़ाई लिखाई से इंजीनियर हैं, MBA की डिग्री है, रांची में एक स्कूल चलाती हैं और वहां पढ़ाया करती थीं। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद कल्पना ही हेमंत के ट्विटर अकाउंट को चला रही हैं। इसी अकाउंट पर 3 मार्च को उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का ऐलान करते हुए लिखा कि आज अपने जन्मदिन और कल गिरिडीह में झामुमो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले आज झारखंड राज्य के निर्माता और झामुमो के माननीय अध्यक्ष आदरणीय बाबा दिशोम गुरु जी और मां से आशीर्वाद लिया। आज ही सुबह हेमंत जी से भी मुलाकात की। मेरे पिता भारतीय सेना में थे, वह सेना से रिटायर हो चुके हैं। पिताजी ने सेना में रहकर देश के दुश्मनों का डटकर सामना किया। बचपन से ही उन्होंने मुझ में बिना डरे सच के लिए संघर्ष करना और लड़ना भी सिखाया। झारखंड वासियों और झामुमो परिवार के असंख्य कर्मठ कार्यकर्ताओं की मांग पर कल से मैं सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर रही हूं। जब तक हेमंत जी हम सभी के बीच नहीं आ जाते, तब तक मैं उनकी आवाज बनकर आप सभी के बीच उनके विचारों को आपसे साझा करती रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। विश्वास है जैसा स्नेह और आशीर्वाद आपने अपने बेटे और भाई हेमंत जी को दिया है, वैसा ही स्नेह और आशीर्वाद मुझे यानी हेमंत जी की जीवन संगिनी को भी देंगे। जय जोहार, जय झारखंड। हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। इस नारे को आपने दिल्ली में कितनी बार सुना? अक्सर ऐसे नारों के लिए दूसरे दलों के नेताओं की तारीफ होती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किस दमखम से लड़ रहा है आपकी नजरों से ओझल है। टेलीविजन पर अगर कोई संघर्ष कर रहा है, अगर कोई तपस्या कर रहा है और अगर कोई रो रहा है तो केवल मोदी, मोदी और मोदी हैं। हमने हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देने वाली कल्पना से एक सवाल पूछा। सवाल का सार यह है कि गोदी मीडिया और मीडिया किसी आदिवासी नेता को किसी संभावना की नजर से नहीं देखता। क्या वो किसी आदिवासी महिला नेता को अलग नजर से उम्मीदों से देख रहा है? क्यों आदिवासी नेता दिल्ली में दखल नहीं रख पाते, राष्ट्रीय आवाज नहीं बन पाते? अंग्रेजी अगर वजह होती तो कल्पना को अंग्रेजी भी आती है, फिर भी कल्पना को लेकर वही दूरी क्यों नजर आती है जो किसी भी आदिवासी पुरुष या महिला नेता को लेकर दिल्ली में नजर आती है? I just want to give this answer in the 4 parts. The first one is the language barriers. The many tribal leaders come from the communities with their own local languages, and since the English and the major regional languages dominate national discourse, the language barrier can make it is very difficult for the tribal leaders to effectively communicate their messages on the national platforms. And the second one is the marginalization. Tribal communities have historically
faced social, economics and political marginalization in India, and this marginalization translates to limited access to resources, education and the networks that could help propel tribal leaders into the national spotlight. And the third one is the stereotyping and bias. There is often a lack of understanding and negative stereotyping of tribal communities and their issues among the urban elite and national media. And this bias can lead to tribal leaders being ignored irrespective of the language they speak. And the fourth one is the lack of political representation. That is the tribal communities have a very limited representation in the national political parties and legislative bodies, and this lack of political clout make it harder for tribal leaders to gain mainstream visibility and support. इस सवाल का जवाब हमने उनके सहयोगी से रिकॉर्ड करवाया है। यूट्यूबर को इस तरह काम करना पड़ता है। रैली रिपोर्ट के लिए बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो भी हमने कल्पना की टीम से मांगे, लेकिन विश्लेषण हमारा है, इसका पूरा भरोसा दिलाते हैं। कल्पना सोरेन के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में अभिषेक अंगद ने एक लेख लिखा जिसमें जेएमएम के एक नेता का बयान छपा है। वे कल्पना के बारे में कहते हैं कि विपत्ति में भी संपत्ति आती है। लिखा है कि कल्पना लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पा रही हैं और पार्टी को उनमें एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। झामुमो की सभाओं में आप देखेंगे कि मंच काफी छोटा होता है और लोगों की भीड़ मंच तक आ जाती है। कल्पना लोगों से दूर नहीं, उनके करीब चली जाती हैं और अपना भाषण देती हैं। कल्पना सोरेन ने 29 अप्रैल को गांडे विधानसभा से अपना पर्चा भरा। यह सीट पिछले साल झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा देने से खाली हो गई। गांडे गिरिडीह में आता है, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरुआत हुई थी। गिरिडीह हमारे माननीय दिशुमगुरु जी का कर्म भूमि रहा है। इतने आंदोलनकारी यहाँ पे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने झारखंड के लिए पूरा जीवन डाल दिया। जीवन के साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। आज आपको मैं कल्पना सोरेन नजर आ रही हूँ। पीछे में मेरी बूढ़ी सास भी है, बच्चे हैं छोटे मेरे। उसके बावजूद भी जो जिम्मेदारी हेमंत जी के द्वारा, माननीय गुरुजी के द्वारा, माननीय पार्टी के द्वारा मुझे दी गई है, मैं इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगी कि आप मुझे मौका दीजिए। कल्पना सोरेन अपने भाषण में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की नीतियों की बात करती हैं और मोदी सरकार की नीतियों पर हमला, आरक्षण के मुद्दे को भी उठाती हैं और झारखंड की अस्मिता की भी बात करती हैं। फिलहाल केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनको झारखंड से कोई प्यार नहीं है। झारखंड उनके लिए सौतेला बच्चा है। सौतेला बच्चा के साथ जैसा व्यवहार होता है झारखंड में यही होता है। अपना हक मांगेंगे तो ये लोग जेल में डालेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग केस करेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग लाठी चलाएंगे। तो आप अपने आप से, अपने अंतर मन से सोचिए कि लाठी खाने को क्या आप तैयार हैं? आप अपना हक आराम से जाने देंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे लगता है कि आपको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आप चाहते हैं कि जिस तरीके का हम अभी प्रताड़ना झेल रहे हैं आप फिर से वही देखेंगे। तो आप जोश में सब लोग बोलिए कि क्या आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? जोर से बोलिए, आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? जोर से बोलिए, आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? नुक्कड़ चौपाल सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति और उनके साथ बच्चों की उपस्थिति दिखाई देती है। कल्पना ने अपने सार्वजनिक संवाद में महिलाओं के बीच काफी जगह बना ली है। मर्दवादी राजनीति के बीच एक महिला के लिए सब कुछ पहली बार करना आसान नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा श्रेय इन पुरुष कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी देना चाहिए जो अपनी महिला नेता को उसी सम्मान और गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, कल्पना के लिए जगह बना रहे हैं। कुछ वीडियो में हमने देखा कि वे बाकी सभी पुरुष नेताओं से
एक कदम आगे चलती हैं या भीड़ की तरफ चली जाती हैं। वे मंच पर होती हैं तो तलवार भी उठा लेती हैं और समय आने पर बच्चों महिलाओं के बीच घुल मिल जाती हैं। और जितने भी वादे थे वो वादे सारे के सारे खोखले निकल गए। आप ही लोग मुझे बता दीजिए कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आए जो आपको वादे किए गए थे? आए? आप लोग यहाँ पे कितने जन किसान होंगे? किसान की आय दुगनी हुई है क्या? और बहुत को बता रहे थे कि पैसा आएगा विदेश से, काला धन आएंगे, खाते में पैसे आएंगे, रोजगार देंगे, साल का 2 करोड़ का रोजगार देंगे। रोजगार पहुंचा क्या? आप ही बता दीजिए, रोजगार पहुंचा क्या? आप जनता है, आप हमारी जनता जनार्दन है, आप हमारे मालिक है। आज अभी इस चुनाव के मौसम में अगर आपके पास में ऐसे जुमलेबाजी करने वाले लोग आएंगे तो आपको जवाब देना होगा। आप जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं है? है ना? 10 साल आप लोगों ने 10 साल दिया। कितना साल दिया? कितना साल दिया? रोजगार नहीं मिला, पैसा अकाउंट में नहीं आया, लेकिन हाँ आई हमारी नसीब में महंगाई, आए हमारी नसीब में बेरोजगारी, आए हमारे युवा लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट दिया था 2014 में, अगर मैं याद दिलाऊं, लेकिन वो युवा आज रोड पे भटक रहे हैं। इतनी रोजगार की योजनाओं का जुमला करते हुए इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज सारे के सारे जुमले खत्म हो रहे हैं और इसका जवाब आप लोगों को देना है। 2024 का यह चुनाव एक आदिवासी महिला को राजनीति में स्वतंत्र हैसियत बनाने का अवसर दे रहा है, पर मीडिया आपको इस बात की भनक भी नहीं लगने देगा। क्या यह आपके लिए अफसोस की बात नहीं कि एक प्रदेश में, एक पार्टी में एक नई नेता जन्म ले रही है, अपनी पहचान बनाते हुए संघर्ष कर रही है और आपकी इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती? एक ऐसे समय में जहां बार बार प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं के बीच लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया जाता है, क्या आप तक यह खबर पहुंच रही है कि कल्पना मुर्मू सोरेन भी महिलाओं के बीच जाकर सीधा संवाद कर रही हैं? उनके संवाद में नाटकीयता नहीं है, साधन संपन्न इंतजाम नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में होता है। कल्पना महिलाओं के मुद्दे काफी मुखरता से उठाती हैं और उनके बारे में किए जाने वाले विश्लेषणों में महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता की बात भी बार बार मीडिया में हमें नजर आई। और मैं महिला स्वरूप ये मेरे मन में विचार आया कि जब अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं महिलाओं के लिए, खास करके बच्चियों के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज जरूर खुलवाना चाहूंगी। ये मेरे मन से इच्छा जागी है। और साथ ही साथ हमारी स्वयं सहायक दीदियां हैं जो उनके जो भी रोजगार है उसको सुनिश्चित करने का मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है कि घर की दहलीज पार करना दिखता बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे कठिन परिश्रम भी होता है। कि घर की जितनी बेटियां हैं, जितनी माँ है, सब लोगों को अब मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे भाइयों का तो पूरा यहाँ पे समर्थन है। सब भाई हैं, सब दादा हैं, सब पिता तुल्य है, अभिभावक है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे साथ मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी दीदी, मेरी चाची, मामी, ताई जो लगेंगी, आप लोगों को भी मेरी तरह से उसी तरह से संघर्ष करने के लिए मेरा साथ देना होगा जैसे मैं आज निकली हूँ। और मुझे ताकत आप ही लोगों से मिलती है, क्योंकि मेरी सासू माँ ने भी बहुत तकलीफ झेल करके आज बाबा को, शिबू सोरेन जी को विश्व गुरु शिबू सोरेन बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका है। कोई नहीं जानता है उनका नाम, बहुत कम जानते हैं, लेकिन उनका संघर्ष हमें पता है। तो एक महिला का संघर्ष क्या है? एक अपने साथी के लिए, जो बाबा के नहीं रहते हुए मैं भी नेवरा के गांव में अपने बच्चों के साथ रहती थी, अपनी सासू माँ के साथ जो वो भी अकेली थी। रात के अंधेरे में गांडे की नुक्कड़ सभा का वीडियो हम देख रहे थे। राजनीति बहुत अजीब है, सत्ता के साथ साथ तमाम सुविधाएं देती है तो अचानक उठाकर संघर्ष की जमीन पर फेंक देती है। तब भी लोग ही काम आते हैं और बाद में भी लोग ही काम आते हैं। किसी भी नेता को यही याद रखना चाहिए कि उनका सारा वजूद लोगों की वजह से है, लोगों की भलाई में ही उनकी भलाई है।
इस नुक्कड़ सभा में कल्पना लोगों के करीब हैं, लोग घेर कर खड़े हैं और वे उनसे सवाल जवाब की स्टाइल में बात करती हैं, बार बार हुंकारे भरवाती हैं, नारे लगवाती हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेती हैं। मोर्चा को, विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को, हेमंत सोरेन जी को, जो आपका अपना भाई था और आपके लिए काम कर रहा था और आपके लिए यहाँ पे झारखंड वासियों के हित के लिए काम कर रहा था, क्या आप उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना प्यार करते हैं? कैसे प्यार करिएगा और बताइए? वोट की चोट देकर। कैसे करके? वोट की चोट देकर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर में दही भी खूब होता है, दूध भी खूब होता है, तो ताकत भी आप लोगों के शरीर में है कि नहीं है? तो जोर से चिल्लाइएगा कि नहीं चिल्लाइएगा? विश्वगुरु शिबू सोरेन, विश्वगुरु शिबू सोरेन, हमारे लालू चाचा जी, लालू चाचा जी, लालू यादव जी याद है कि नहीं है? तो लालू यादव जी के भी नारा साथ में लगाइएगा, लालू यादव जी जिंदाबाद। जोर से बोलिए, आप तो थक गए एकदम, जोर से बोलिए, एकदम जिंदाबाद। आप तो जोर से बोलिए, बिना माइक के आपका आवाज इतना तेज है, जोर से बोलिए, लालू यादव जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जमीन पर किस तरह से मिलकर लड़ रहा है आपको उसके नारों में भी दिखेगा। कल्पना सोरेन शिबू सोरेन के साथ साथ लालू यादव के भी नारे लगवाती हैं, उन्हें लालू चाचा जी कहती हैं। 2024 की लड़ाई में साधन संपन्न ताकतवर बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर नजर आता है। बीजेपी के पास केवल चंदे से इतने 1000 करोड़ रुपए हैं कि अगर आज नरेंद्र मोदी चाहें तो अपने हर कार्यकर्ता को स्कॉर्पियो दान कर सकते हैं। केवल इलेक्टोरल बॉन्ड और ट्रस्ट से बीजेपी के पास 13,000 करोड़ हैं। इतनी अमीर पार्टी है, उम्मीद है कार्यकर्ताओं को भी कुछ हिस्सा मिल रहा होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी अपनी जेब से पैसे लगा रहे होंगे। उसके सामने विपक्ष की रैलियों और सभाओं का हाल जरा देखिए, आपको दिख जाएगा कि लड़ाई कितनी मुश्किल है। अगर जनता विपक्ष के लिए नहीं लड़ेगी तो विपक्ष अपने दम पर यह लड़ाई लड़ नहीं सकता। दिल्ली में बड़े बड़े एंकर बीजेपी की जीत का ऐलान कर चुके हैं। उन्हें जनता की इस लड़ाई से ना तो मतलब है, ना इसमें कोई भरोसा। इस बीच मोदी और शाह फिर से 400 सीटें जीत लेने का दावा करने लगे हैं। जिस देश का मीडिया दिन रात मोदी मोदी करता हो, उस देश में विपक्ष के नेताओं का भी हौसला टूट सकता होगा कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई का मतलब क्या है। मगर इसके बाद भी जब मीडिया विपक्ष का दुश्मन हो चुका है, विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहा है। पहले बीजेपी वालों को ये डर लग गया, इसकी रफ्तार तो बहुत धमाकेदार है, अगर ये चुनाव में रह जाएगा, ये मुख्यमंत्री, ये झारखंड का बेटा अगर ये चुनाव में रह जाएगा, अगर ये प्रचार प्रसार कर देगा तो हम लोग की दिल्ली की गद्दी तो गई। बताइए कि जिसने 2014 में ऐसा वादा आप लोगों से किया था, झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान से वादा किया था कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे। कितने करोड़ की नौकरी देंगे? कितने करोड़ की नौकरी देंगे? और कितना खाते में आएगा पैसा? कितना आएगा पैसा? कितना आएगा पैसा? मिला क्या? मिला क्या? मेरी माताएं बहनें बताएं, खाते में पैसा पहुंचा क्या? नहीं ना? तो क्या करना है आपको? दिल्ली का सपना जो लेके बैठे हुए हैं कि पहले से हम लोगों ने बेवकूफ बनाया, 5 साल के बाद फिर बेवकूफ बना दिया। 2019 में, 2024 में चेहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और इसके लिए झारखंड तैयार है कि नहीं तैयार है? सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली, अंतरिम जमानत भी नहीं। अगर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी जा सकती है, कई दिनों तक सुनवाई और विचार विमर्श के बाद दी जा सकती है, तो अदालत को इस मामले में भी न्याय करना चाहिए। इस बात को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं।
एक नेता को जेल में डालकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए रास्ते आसान किए जा रहे हैं। सबकी आंखों के सामने जेल के डर से विपक्षी दल टूट रहे हैं, उसके नेता बीजेपी में भागे जा रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि यह भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई नहीं, इसके नाम पर लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है। एक दूसरी नुक्कड़ सभा में बात करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन अचानक हिंदी से संथाली पर आ जाती हैं। जैसे ही नारे की भाषा बदलती है, लगता है उनका लोगों से संवाद और एक कदम आगे चला गया है। और वापस हिंदी पर लौटकर जब वे तीर धनुष किसका है ये नारा लगाती हैं, तो उन्हें घेरे खड़ी भीड़ में से आवाज आती है, हम लोगों का है। कल्पना सोरेन इस नारे को 2-3 बार दोहराती हैं। तीर धनुष का आदिवासी संस्कृति में खास स्थान रहा है और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह है। यह उनके इतिहास, उलगुलान, उनके साहस और प्रतिरोध का प्रतीक है। चुनाव चिन्ह बचेगा ना आसार है आसार तो आसार तो हो गया अबुआ तो हमें तो थोड़ा जोर के लिया तो रोड़ा दो आसार तो अबुआ आसार तो हो गया अबुआ आसार तो हो गया अबुआ अबुआ आसार तो हो गया अबुआ अबुआ दिसो अबुआ राजगी चला। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन की सभा हुई। उस सभा में 2 कुर्सियां खाली रखी गईं। एक कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए और एक कुर्सी हेमंत सोरेन के लिए। उस दिन कल्पना ने भी अच्छा भाषण दिया, जबकि वो उनका मात्र 6ठा भाषण था। हमने 31 मार्च के अपने शो में आपको पहली बार कल्पना सोरेन का भाषण सुनाया था। अपने भाषण में उन्होंने न सिर्फ केंद्र को चुनौती दी, मगर झारखंड और आदिवासी इतिहास के प्रतीकों को दिल्ली की जनता के सामने मुखरता से पेश किया। अपने उस भाषण में उन्होंने बेरोजगारी की बात की, संविधान की भी और राम की भी। ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को
खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। 4 जून के नतीजे बता देंगे कि कल्पना की इन सारी उड़ानों का क्या असर हुआ। लेकिन राजनीति में नेता जीत कर नहीं, हार कर भी पैदा होते हैं। जिसने हारना देख लिया और लड़ना सीख लिया, राजनीति उसी की होती है। 2024 का चुनाव किसी भी तरह से समतल जमीन पर नहीं लड़ा जा रहा है। सत्ता की तरफ से कितनी चालबाजियां हो रही हैं, उस तक आप केवल अपनी अपनी कल्पनाओं के सहारे ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जानबूझकर पता नहीं करता, ना चुनाव आयोग से सवाल करता है, ना चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यह सब देखते हुए भी कल्पना सोरेन हर दिन घर से निकलती हैं और जनता के बीच पहुंच जाती हैं, किसी उम्मीद में कि एक दिन यह लोकतंत्र बराबरी के साथ सबके लिए उपलब्ध होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।